एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम किरण प्रकाशिकी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिविक्षेपण। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रिज्म क्या होता है। तो हेडिंग बना लीजिएगा प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म जो होता है वो कांच का बना होता है, कांच का बना होता है, साथ ही साथ समान पारदर्शी होता है, समान पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, तो प्रिज्म जो होता है वो कांच का समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो समतल प्लेटें एक दूसरे से किसी कोण पर झुकी हुई होती हैं, कुछ इस प्रकार ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। जैसे हम इसका आपको एक नमूना बताएं, जैसे ये हमारे पास एक बुक है। ठीक है, इसको हम ऐसे फोल्ड करें, ऐसे इसको खोलें, तो ये जो आकृति आप लोगों के सामने दिख रही है, पूरा जो प्रिज्म होता है ये इसी आकार का होता है। ठीक है, एक मिनट, ये इसी आकार का प्रिज्म होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये एक समतल प्लेट होती है, एक ये समतल प्लेट होती है। आप ये फ्रंट हिस्सा देखते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि हम जब अपवर्तन में यूज करेंगे तो इसी हिस्से को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रिज्म। तो एक बार फिर से हम डिफिनेशन बोले दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो सुनिए। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म कांच का समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो समतल प्लेटें एक दूसरे से किसी कोण पर झुकी होती हैं। ठीक, अब जो दो समतल प्लेटें होती हैं जो जिस कोण पर झुकी होती हैं उस कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसको अधिकतर ए से लिखते हैं। ठीक है, और अगर इसको हम यहीं पे वाले ए बी सी, ठीक है, ये वाला कोण कहलाएगा प्रिज्म कोण। ठीक है, अब ये जो दो पृष्ठ देख रहे हैं इस पृष्ठ को बोला जाता है अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये भी वही अपवर्तक पृष्ठ ही है। ठीक, तो ये रही बात है प्रिज्म की। अच्छा, प्रिज्म का कार्य क्या है? प्रिज्म का कार्य, प्रिज्म का कार्य क्या क्या कर सकता है? देखिए, प्रिज्म के दो कार्य होते हैं। एक कार्य तो ये है कि प्रिज्म प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर सकता है। ठीक है, यानी अपवर्तन करता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और दूसरा कार्य ये है श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण करेगा, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, ये दो कार्य हैं प्रिज्म के। तो अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग पहले समझेंगे विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, तो हेडिंग बना लीजिएगा विचलन कोण। इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, विचलन कोण। देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ठीक है, जैसे हम ये कोई दो माध्यम है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से ये गई। ठीक है, ये अपने मार्ग से मान लीजिए ये विचलित हो गई, भाई इसको जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है, पर ये इतना विचलित हो गई, तो जितना कोण ये विचलित होती है, ठीक है, उसी कोण को बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? इसको हम डेल्टा से लिखते हैं,
ठीक, फिर सुन लीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण जितना कोण विचलित होती है उसी कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये विचलन कोण समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें 2 नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। नोट पॉइंट 1 है, नोट डाल के बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा। देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहाँ? सघन माध्यम, ये जैसे ये विरल माध्यम है और नीचे का ये सघन माध्यम। ठीक है, तो ये विरल माध्यम से प्रकाश की किरण चली, सघन माध्यम में प्रवेश करी, तो होता क्या है, प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये आप लोग अपवर्तन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना विचलित हुई है ये। ठीक है, अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये क्या होता है, आपतन कोण, जिसको हम आई से लिखते हैं, और ये अपवर्तन कोण होता है, और ये क्या होता है, विचलन कोण होता है। ठीक है, इतना कोण ये विचलित हुई है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो जो आई है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर है ना, मतलब यहां से हम कह सकते हैं आई बराबर आर प्लस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा। इस केस में अगर हम डेल्टा का मान निकालें तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस का आर। ये नोट पॉइंट 1। और आप दूसरा क्या जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, यानी ये जैसे सघन माध्यम है ऊपर का और नीचे का विरल है, तो ये अगर सघन से चल करके विरल में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये कितना इस केस में विचलित हुई, इतना नहीं जाना, इसको ऐसे चाहिए, इतना ये विचलित हो गई। ठीक, अब ये आपतन कोण है आई, और इस बार अपवर्तन कोण पूरा ये है। ठीक है, अपवर्तन कोण ये है, इसको लिखते हैं आर से। अब इस केस में अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं आई जो है, देखो आई आपका कितना है, ध्यान समझिएगा, 1 मिनट। ये जो ये वाला है इतना आई बनेगा, क्या बनेगा, आई बनेगा। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो आर जो है आई और डेल्टा के योग के बराबर है, आर बराबर आई प्लस डेल्टा। अगर यहाँ से हम डेल्टा का मान निकालें तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। ठीक, तो ये 2 नोट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इस केस में क्या है, जो न्यूनतम विचलन है वो आई माइनस आर है, इस केस में आर माइनस आई है। ठीक, चलिए इसको आप लोग अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, इसको हम रब कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यह अपवर्तन के लिए सूत्र। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र। प्रकाश के अपवर्तनांक लिख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र।
के लिए सूत्र। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा कि जैसे ये कोई एक प्रिज्म है, ठीक है, ये कोई प्रिज्म है। अच्छा, मान लीजिए इसका प्रिज्म कोड ए है, ठीक। मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर इस वाले पृष्ठ पे आपतित होती है, ठीक। अब देखिए, आप जानते हैं कि इधर हवा है, तो ये कांच है, क्या है, कांच है ना, तो सघन माध्यम है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अच्छा, इसका अभिलंब कहाँ होगा? देखिए, किसी भी समतल का जो अभिलंब होता है तल पर लंबवत जो होगा वही अभिलंब, ये तो ये इसका अभिलंब होगा। तो इसका मतलब है इसका अभिलंब अगर खींचेंगे तो इस पे लंबा ऐसे डाल देंगे, ठीक, मतलब ये इसका अभिलंब होगा ऐसे। एक मिनट, ये इसका क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिएगा ये P है, यहाँ पे Q है। अब देखिए, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, तो ये ऐसे निकल जाएगी सीधे, ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, कांच से वो हवा में फिर जा रही है, तो क्या हो रहा है, इस बार सघन से विरल में जाएगी, तो क्योंकि दो बार अपवर्तन होगा ना, तो जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इस बार अभिलंब इधर की ओर होगा, ठीक है, ये इसका अभिलंब हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये R मान लीजिएगा, ठीक, और इसको S मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये T मान लीजिए, ठीक। अब देखिए, इसमें किरण को जाना ऐसे चाहिए, देखो किरण को ये जाना चाहिए था, ठीक, पर ये ऐसे निकल गई। अब इस केस में किरण को देखो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे निकल गई, तो ये इतना विचलित हो गई, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये आपतन कोण दो बार आवर्तन हुआ है ना, तो मान लीजिए आपतन कोण I1 है, ठीक है, और ये भी आपतन कोण ये I2 मान लीजिए, और ये आपका जो कोण होगा ये वाला, भाई ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, वो अपवर्तित किरण है, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण R, तो दो कोण होगा, तो ये इसको R1 मान लीजिए, और ये वाला कोण जो होगा वो R2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो विचलन है मान लीजिए Δ1, और ये वाला जो विचलन है इसको मान लीजिए Δ2, और ये जो है ये आपका टोटल विचलन है, तो इसको मान लीजिए डेल्टा, ठीक। तो इस प्रकार आप लोगों को चित्र पहले बना देना है। अच्छा, इसमें माना होना लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, और मान लीजिएगा ये जो कांच ली है इसका पूर्णांक n है, ठीक। चलिए, माना कैसे लिखेंगे, माना एक प्रिज्म, ठीक है, माना एक प्रिज्म ABC लिख लीजिएगा, ABC, ठीक है। माना एक प्रिज्म ABC जिसके पदार्थ का पूर्णांक n है, ठीक है, तथा इसका प्रिज्म कोण A है, क्या है, A है, ठीक। इसके पृष्ठ AB पर एक किरण PQ आपतित होती है, ठीक है, तथा पृष्ठ AC से RS किरण, इसको निर्गत किरण बोलेंगे, निर्गत किरण अब निकलती है, ठीक। इतना लिख दीजिए, बस बहुत है। चलिए आइए समझते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये आप I1 के बराबर, ये भाई ये दोनों कोण है, मतलब Δ1 और R, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर है I1,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, चित्र से लिख देते हैं, चित्र से ना, चित्र से I1 जो होगा वो R1 प्लस डेल्टा 1 के बराबर होगा, ठीक है, R1 प्लस डेल्टा 1 के बराबर। अच्छा, यहाँ से डेल्टा 1 अगर हम निकालें तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, R1 इधर आए माइनस हो जाएगा, मतलब I1 माइनस R1 बनेगा, ठीक। और हम कह सकते हैं यहाँ देखिए I2 जो होगा वो डेल्टा 2 प्लस R2 के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला कोण इसी के बराबर होगा, तो ये दोनों का योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं I2 बराबर R2 प्लस डेल्टा 2, ठीक। तो यहाँ से I2 अगर निकालेंगे, ओ सॉरी डेल्टा 2 निकालेंगे तो डेल्टा 2 आ जाएगा I2 माइनस R2। अच्छा, इसका टोटल विचलन कोण कितना है भाई, टोटल कुल विचलन कोण इधर से हम लिख देते हैं, कुल, या यहीं पे लिखते हैं कुल विचलन कोण, कुल विचलन कोण कितना है, डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा है, ठीक। अच्छा, डेल्टा किसके बराबर है भाई, इन दोनों के जोड़ के बराबर तो होगा, पहले बार में डेल्टा 1 है, बाद में डेल्टा 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 ये निकला है, I2 माइनस R2। यहाँ देखो I1, अब ये I2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना I1 प्लस I2, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा R1 प्लस R2, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब हम इस चतुर्भुज में देखते हैं, चतुर्भुज कौन, AQTR है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर देखिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज AQTR में, तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 के बराबर होता है, ठीक है। अब चतुर्भुज में कौन कौन कोण है, कोण A है, प्लस कोण Q है, प्लस कोण T है, प्लस कोण R, इन सभी का योगफल कितना होगा, 360 होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ देखिए कोण A, ठीक है, कोण A तो A रहेगा, नहीं पता है। अब कोण Q, कोण Q समझिए, कोण Q आपका ये पूरा होगा, ये वाला, ठीक, ये पूरा होगा कोण Q। अब ये देखिए कितना है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो है 90 डिग्री होगा, एक मिनट, हाँ भैया देखिए, ये आपका क्या है, लंब डाला गया था ना, ठीक है। तो ये भाई 90 इधर का हो गया और 90 ये हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस, अच्छा कोण टी नहीं पता है, तो कोण टी तो हमें ही निकालना है, प्लस कोण आर भी उसी प्रकार कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा भाई, ये देखो, ठीक, ये कितना हो जाएगा 90 अंश, तो ये हो जाएगा 90 बराबर 360। अब यहाँ पे 90 90 180, A प्लस टी प्लस 180 बराबर 360, 180 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा A प्लस कोण टी बराबर 360 माइनस 180। अच्छा, यहाँ से टी का मान अगर निकाल लें तो कोण टी बराबर क्या हो जाएगा, 360 से 180 घटेगा 180 और ए इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिए थोड़ा सा,
त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में, ठीक है। अच्छा, कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्यों, ये वाला कोण क्या है? R1 है, ये वाला R2 है, अब ये वाला T है। तो मतलब R1 प्लस R2 प्लस कोण T किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर T का मान निकालें तो कोण T बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस R1 प्लस R2, ये बनेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। भाई 1 2 तो पहले मान चुके हैं, ये 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 हुआ, 2 व 3 को देखें, इनके क्या है? लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, ये भी कोण टी है, ये भी कोण टी है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो बराबर कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 व 3 से, ठीक। तो समीकरण 2 व 3 से देखेंगे तो यहाँ से मिल जाए, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 180 माइनस ए बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2। यहाँ से 180 से 180 कट जाएगा, तो ए बराबर मिल जाएगा R1 प्लस R2, ठीक। ए बराबर क्या मिल जाएगा? R1 प्लस R2। अच्छा, जब भी हम यहाँ पे अपवर्तन के सूत्र की बात करेंगे तो हम न्यूनतम विचलन कोण के लिए बात करते हैं। किसके लिए? न्यूनतम विचलन। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होती है? जब दोनों साइड का अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उस स्थिति को हम कहते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति, ठीक। तो यहाँ से लिख देंगे न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए, ठीक, न्यूनतम विचलन के लिए। तो यहाँ से R1 बराबर हो जाएगा R2, अच्छे इसके बराबर हम R मान लेते हैं, और I1 बराबर होगा I2 के, इसको हम I मान के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखो रखें अगर, तो R1 की जगह R, R2 की जगह R, ठीक है। तो A बराबर क्या मिल जाएगा? 2R, ठीक। या यहाँ से हम कह सकते हैं, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक। ये यहाँ से हम कह सकते हैं R बराबर A/2, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम इस R का मान और इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, तब देखिए क्या मिलेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा बराबर, अच्छा, न्यूनतम विचलन के लिए हम डेल्टा m यूज करते हैं, इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण के लिए, ठीक, मिनिमम। तो डेल्टा m हो जाएगा। यहाँ देखिए I1 प्लस I2 है, तो इसकी जगह II हो जाएगा, तो I प्लस I माइनस, यहाँ भी देखिए R हो जाएगा, R प्लस R, या R1 प्लस R2 है ना, तो इसका तो मान निकाल ही चुके हो ना। देखिए R1 प्लस R2 क्या है? A के बराबर, A रख दीजिए सीधा। तो डेल्टा M यहाँ से 2I माइनस 1 उधर लाएंगे, तो 2I बराबर हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा A प्लस डेल्टा M, A प्लस डेल्टा M, या I बराबर पढ़े हो आप, सॉरी पढ़े नहीं है, इसको उधर भेज देंगे तो A प्लस डेल्टा M/2 हो जाएगा। ये अभी I का मान आया है, ठीक। और यहाँ पे क्या आया है? R का मान आया है। तो हमें अपवर्तन के लिए सूत्र देखना है, तो आप स्नेल का नियम पढ़े हैं, कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है। तो क्या होता है? n बराबर साइन I बटे साइन R, ठीक, साइन I बटे साइन R। तो n बराबर साइन I का मान क्या निकाला जा चुका है? ये निकाले हैं। तो यहाँ से थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह का अभाव है। तो यहाँ हो जाएगा साइन A प्लस डेल्टा M/2 बटे
आर की जगह साइन a/2 हो जाएगा, है ना। आर की जगह साइन आर ये है a/2 है। यही होता है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के सूत्र। ठीक, तो इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर अच्छे से नोट डाउन करिए। ठीक है, इस पे अब एक सवाल करेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में एक बार आ भी चुका है। चलिए अब इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक, अच्छे से इसको डेरिवेशन समझ लीजिएगा। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, ज़्यादा नहीं है। ठीक, चलो इसको हम रब कर रहे हैं। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, यदि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 हो तो उसके विचलन कोण की गणना कीजिए। उसके विचलन कोण की गणना कीजिए। ठीक, ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक n का मान दिया गया है, n बराबर cot a/2। अच्छा, हमें विचलन कोण यानी डेल्टा m निकालना है। ठीक, अब देखिए अभी अभी आप फार्मूला पढ़े हैं, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2। ठीक, ये पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए n का मान तो दिया है cot a/2 साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2। अब देखिए cot a/2 के लिए फार्मूला आप जानते हो, cos a/2 बटे साइन a/2 होता है ना, cos a/2 बटे साइन a/2। ठीक, यहाँ से साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2, यहाँ से साइन a/2 कट जाएगा, तो देखिए बचा क्या, cos a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2। अच्छा, इस cos को हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2। ठीक, अब देखिए इधर से साइन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, a 90 माइनस a/2 बराबर a प्लस डेल्टा m/2। यहाँ से देखिए दो एलसीएम ले लेंगे तो 90 दूना 180 माइनस a बराबर a प्लस डेल्टा m/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचा 180 माइनस a। अच्छा, इस a को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, केवल बचेगा डेल्टा m। या आप कह सकते हो डेल्टा m बराबर 180 a मिलकर माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक, ये आपका रहा आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। अगर पेज में कोड दिया होता तो एक जगह पे रख दिया जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा पतले प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। ये अभी तक हम देख रहे थे मोटा प्रिज्म। ठीक है, तो इसको हम रब कर रहे हैं। ओके,
तो आइए समझते हैं पतला प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा पतला प्रिज्म। पतला प्रिज्म, देखिए अभी तक का हम जो पढ़े हैं वो अभी मोटे प्रिज्म के बारे में पढ़े हैं। ठीक, अब पतला प्रिज्म क्या होता है। पतला प्रिज्म ऐसा प्रिज्म जिसका कोण 5 अंश या 5 अंश से क्या होता है, छोटा होता है। सॉरी, 5 अंश या 5 अंश से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, उसे हम कहते हैं पतला प्रिज्म। फिर सुन लीजिएगा, वह प्रिज्म जिसका कोण 5 अंश या 5 अंश से छोटा होता है उसे पतला प्रिज्म कहते हैं। ठीक, अब इसके लिए अपवर्तन का सूत्र देखते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, उसी के सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक है ना, नाम का सूत्र। ठीक है, तो आइए देखते हैं पतले प्रिज्म के लिए। देखिए अभी अभी आप लोग मोटे प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र देखे हैं। क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ठीक, ये अभी अभी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पतले प्रिज्म के लिए है, पतले प्रिज्म के लिए तो देखिए भैया, अगर ये पतले प्रिज्म है तो ये और ये बहुत छोटा होता है और ये न्यूनतम विचलन कोण और 2 से भागते हैं, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये छोटा ही है। ठीक, तो जब ये बहुत ही कम है, ठीक, बहुत ही कम होते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम हटा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे को साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 को हम सिर्फ मानेंगे, लगभग बराबर मान लेते हैं a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2 को हम लगभग बराबर मान लेंगे किसके, a बाई 2 के। ठीक, किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो n बराबर a प्लस डेल्टा m बाई 2 और बटे a बाई 2। ठीक, तो यहाँ से बाई 2 कट जाएगा, तो n बराबर क्या बन जाएगा, a प्लस डेल्टा m बटे a। ये होता है अपवर्तन का सूत्र। अच्छा, इस स्थिति में अगर हम विचलन कोण निकालें, ठीक, न्यूनतम विचलन कोण निकालें, तो देखिए इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे तो na बराबर a प्लस डेल्टा m, इसको एक उधर लाइन माइनस हो जाएगा तो na माइनस a बराबर डेल्टा m, यहाँ से a कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 1 बराबर डेल्टा m, या आप कह लीजिए डेल्टा m बराबर a n माइनस 1। ठीक है, ये होता है पतले प्रिज्म के लिए। ओके, आई होप आपका सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, एक नोट पॉइंट बता देते हैं। मान लीजिए जैसे कोई प्रिज्म है, उसको हम किसी द्रव में डुबो दें, किसमें, द्रव। तो देखिए जब हवा में रहेगा तो ये रहेगा, पतले प्रिज्म है, उसी पतले प्रिज्म को अगर हवा में रखा रहेगा तो ये अब न्यूनतम विचलन कोण मिलेगा, है ना, हवा के लिए ये भी न्यूमेरिकल में काम लगेगा। तो डेल्टा m बराबर a प्लस n माइनस 1। ठीक, हवा के लिए है तो यहाँ पे हवा का अपवर्तनांक हम ले लेते हैं Ang ले लेते हैं, है ना, Ang माइनस 1। अब किसी जल में डुबोते हैं, ठीक है, प्रिज्म को
प्रिज्म को जल में डुबोने पर, चलो तो यहाँ से देखिए, अच्छा यहाँ पे ए है तो ए ले देते हैं, तो डेल्टा एम यहाँ पे लिक्विड में ले जा रहे हैं तो ए ले लेते हैं, तो प्रिज्म कोड तो वही रहेगा। ठीक, ये बदल जाएगा भैया, यहाँ पे ये हो जाएगा LNG हो जाएगा -1। अब इसको अगर एक समीकरण नाम दे दें, इसको 2 दे दें, तो इनका भाग करवा देगा समीकरण 1/2 से, तो देखिए मिलेगा क्या, डेल्टा एम एयर में और डेल्टा एम लिक्विड में, तो यहाँ पे ANG -1 बटे LNG -1, ऐसे कट जाएगा, तो क्या आएगा, डेल्टा एम एयर का बटे डेल्टा एम लिक्विड का बराबर क्या हो जाएगा, ANG -1 बटे LNG -1। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम लगेगा। ठीक, तो आज की क्लास को हम बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम श्वेत प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिज्म का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। ठीक है, बाकी अगर थोड़ी बहुत चीज़ें अगर मान लीजिए छूट भी जाती है हमसे, तो आप लोग हमें कमेंट में बताया करिएगा, उसको हम अलग से वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए आप सभी से हम लेते हैं विदा। आप लोग अच्छे से बने रहिए इस चैनल पे, आप लोगों को पूरी फिजिक्स का एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे। धन्यवाद।